मैंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा, क्या होती है फिजिक्स और क्यों पढ़ते हैं हम फिजिक्स? तो कहता है, मैम मेरे लिए तो सर दर्द है फिजिक्स, और क्योंकि एग्जाम्स में आएगी मैं सिर्फ इसके लिए पढ़ता हूँ फिजिक्स। अरे भाई, कुदरत के अनोखे राज खोलती है फिजिक्स, कॉम्प्लेक्स फिनोमिना समझाती है फिजिक्स, तो फिर आसान कैसे होगी फिजिक्स? हाउ, व्हेन, व्हाई जैसे क्वेश्चंस नेचर से पूछने वाला इकलौता सब्जेक्ट है फिजिक्स। इसीलिए तो सब्जेक्ट्स में किंग कहलाती है फिजिक्स। एप्पल के फ्री फॉल से लेके एयर मॉलिक्यूल्स के ऊपर जाने तक के राज खोलती है फिजिक्स। लाइट के 7 कलर से लेके डार्क शेडो के मैजिक समझाती है फिजिक्स। इलेक्ट्रॉन से मॉलिक्यूल्स तक, मॉलिक्यूल्स से ऑब्जेक्ट्स तक, ऑब्जेक्ट से अर्थ तक, अर्थ से सन तक, सन से गैलेक्सीज तक और गैलेक्सीज से ब्लैक होल तक के पिक्चर दिखाती है फिजिक्स। क्यों फटते हैं वोल्केनोज, क्यों जमते हैं ग्लेशियर्स, क्यों कड़कती है बिजली, क्यों आते हैं भूकंप? नहीं होती फिजिक्स तो कैसे पता चलता? और अगर होती आपकी तरह सबके लिए सरदर्द, तो कौन राज खोलता? वाकई मुश्किल है फिजिक्स, सरदर्द है फिजिक्स। अगर आप पढ़ते या रटते हैं फिजिक्स, मजा बन जाएगी जब आप सीखना शुरू करेंगे फिजिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ क्लास 11। क्लास 12 की वीडियो लेक्चर सीरीज हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 की फिजिक्स। चैप्टर नंबर 1, फिजिकल वर्ल्ड। क्या है फिजिक्स, क्यों पढ़नी चाहिए फिजिक्स, क्यों पढ़ रहे हैं हम फिजिक्स, क्या फ़ायदे हैं हमें, किस मेथड से पढ़ते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल लॉज होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की डेफिनेशन से। फिजिक्स बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इतने सारे नेचुरल फिनोमेनास को एक ही सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है। तो जब इतना बड़ा सब्जेक्ट होता है तो उसे एक या दो लाइन में डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको डिफाइन करना हो तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से डेफिनेशंस दिए हैं। देख लेते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है हमें। सबसे पहले कहती है द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी, मोशन एंड फोर्स। जब इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उस सब्जेक्ट को हम बोलते हैं फिजिक्स। आगे देखते हैं, कहता है द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिनास। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेचुरल फिनोमिनास को जब हम स्टडी करेंगे तो उसे बोलेंगे फिजिक्स। और क्या कहती है एनसीईआरटी? द स्टडी ऑफ फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर। नेचर जिन फंडामेंटल लॉज पे वर्क कर रही है उनकी स्टडी को हम बोलते हैं फिजिक्स। बहुत बढ़िया तीनों डेफिनेशन है आपके पास, आपको जो पसंद आए आप वो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वो इस ट्री में बताया गया है। मोशन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एटॉमिक स्ट्रक्चर, साउंड एंड रेडिएशन। इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। सारी चीज़ें एक ही ट्री में नहीं आ सकती हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखने की कोशिश की है। ओके, यूनिफिकेशन एक मेथड है फिजिक्स को पढ़ने का। दो मेथड्स हैं हमारे पास, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब हर एक फिनोमेना के लिए अलग लॉ ना क्रिएट किया जाए, कोशिश की जाए कि एक ही लॉ से हम डिफरेंट जितनी भी चीज़ें समझा पाएं उनको समझने की कोशिश करें। जब भी हम किसी नई घटना को होते देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल लॉज हैं उनमें से कौन सा इसके ऊपर एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, द एफर्ट टू सी द फिजिकल वर्ल्ड एज मैनिफेस्टेशन ऑफ सम यूनिवर्सल लॉज। कोई नया लॉ अपनी मर्जी से बेवजह ना क्रिएट करके हम डिफरेंट फिनोमिनास को एक लॉ से देखने की कोशिश करते हैं। ओके, सो क्या देखते हैं हम, जैसे फ्री फॉल हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स में, टाइड्स बन रहे हैं, या प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, या सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को हम एक ही लॉ से देखने की कोशिश करते हैं। कौन सा लॉ? ग्रेविटेशन लॉ। ओके, नेक्स्ट मेथड देखते हैं, रिडक्शनिज्म। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है उस पर एक लॉ तो क्या बहुत सारे लॉज भी उसको मिलकर समझा नहीं पा रहे होते, तो हम सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर उसे स्टडी करते हैं। जैसे ये गैस मॉलिक्यूल्स का कंटेनर दिखाया मैंने आपको, तो मॉलिक्यूल्स कितनी सारी चीज़ें एक साथ करते हैं, एक साथ एक दूसरे के साथ इम्पैक्ट भी करते हैं, कंटेनर के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, अपनी एनर्जी कंटेनर को भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ग्रेविटेशन भी लग रहा है, मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन भी लग रहा है, स्पीड भी कम ज़्यादा हो रही है। तो क्या होगा, इतने सारे फिनोमिना एक साथ कैसे स्टडी होंगे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक मॉलिक्यूल को स्टडी करना पड़ेगा और फिर हम स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करेंगे। इसको हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म।
The effort to derive the properties of a bigger, more complex system from the properties and interactions of its constituent similar parts. ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। पहले हम सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स जानते थे, फिर हमने जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस जैसे इफेक्ट्स देखे तो हम उनको क्लासिकल फिजिक्स के किसी फिनोमेना से समझा नहीं पाए। तब हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स आई और फिजिक्स दो बेसिक पार्ट्स में बट गई, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो देखते हैं क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या होता है। सबसे पहले आती है मैकेनिक्स, हाउ एंड व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूव। ऑब्जेक्ट्स का जहाँ भी मोशन हो रहा होगा ना, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो या फिर वो रेक्टेंगुलर सर्कुलर मोशन हो या ऑसिलेटरी मोशन हो या कोई भी मोशन हो रही है तो उसको हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। मोशन हो नहीं, स्टार्ट नहीं हुई है लेकिन फोर्स लग रहा है और उसको मोशन की तरफ लेकर जा रहा है तो उसको भी हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। स्टैटिक्स, डायनामिक्स दोनों अलग अलग। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ऑप्टिक्स में हम लाइट से रिलेटेड सारे फिनोमिनास पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन कब होगा, रिफ्रैक्शन कब होगा, लाइट कन्वर्ज कब होगी, डाइवर्ज कब होगी, 7 कलर्स में कब डिवाइड होगी, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। थर्मोडायनामिक्स नहीं होती तो स्टीम इंजन नहीं बनता। ट्रेन की पहली शुरुआत हमारी थर्मोडायनामिक्स से हुई थी। स्टडी ऑफ हीट, वर्क, टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ते हैं, थर्मोडायनामिक्स में। नेक्स्ट क्या है हमारा क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। सबसे ज़्यादा वास्ट जो ब्रांच है वो यही है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज इसी की वजह से हुई है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नहीं होता तो ना तो आपके पास मोबाइल होता और ना ही आप उसको चार्ज कर पाते। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, मैग्नेटिक फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, सारी चीज़ें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ी जाती हैं। आगे चलते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स, इसका तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी स्पेस साइंस में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। आगे मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट्स, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम का मीनिंग क्या है, किसी भी एनर्जी के पैकेट को बोलते हैं क्वांटम। क्लासिकल फिजिक्स में हम सोचते थे कि एनर्जी वेव्स होती हैं, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने हमें क्या बताया कि एनर्जी वेव्स नहीं है, ये एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट है जो वेव की फॉर्म में मूव करने की कोशिश करता है। ओके, और इसी छोटे से पैकेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। जैसे लाइट एनर्जी का क्वांटा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, फोटॉन। साउंड एनर्जी का क्वांटा होगा तो उसे क्या बोलेंगे, फोनॉन। तो जब भी स्टडी करते हैं मैटर या एनर्जी की, इसके फंडामेंटल लेवल पे जाके, यदि इसकी एनर्जी को वेव ना मानकर पैकेट मानते हुए, तो उसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स। आगे क्या है, एटॉमिक फिजिक्स। जब एटम का बेसिक फिजिकल जो फिनोमेनाज होते हैं वो स्टडी करते हैं, उसकी डेंसिटी, उसके फिजिकल इंटरेक्शंस, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक फिजिक्स। इसके बाद है न्यूक्लियर फिजिक्स। जब न्यूक्लियस की डेंसिटी, डीके प्रोसेस या उसकी फिजिक्स हम स्टडी कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स, नैनो फिजिक्स, हाई एनर्जी पार्टिकल फिजिक्स, लेकिन वो सारी फिजिक्स आपसे अभी रिलेटेड नहीं है। 11th-12th में आप जो पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं सब में इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने उन सबको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। आगे देखते हैं, नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फिजिकल लॉज कौन कौन से हमारे पास जो सब जगह पे एप्लीकेबल रहेंगे। सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसी भी सिस्टम में मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। सिमिलरली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम चाहे लीनियर हो या एंगुलर हो, ये सारा का सारा कंजर्वेशन में आएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज भी हमेशा किसी सिस्टम के अंदर जो इंटरेक्शन हो रही होती है तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होता है। ओके, सो ये फंडामेंटल कंजर्वेशन लॉज है हमारे फिजिक्स के। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, फोर्सेस कौन कौन से हैं, ग्रेविटेशन फोर्स, एक्ट बिटवीन मास, मास की नहीं भी दो मास के बीच में एक्ट करेगा, लेकिन बहुत वीक फोर्स होता है, इसलिए छोटे से मास को भी हिला नहीं पाता है। वीक फोर्स कैसे है, प्रूफ करके देखें। कितनी बड़ी अर्थ, मेरे पास एक बुक रखी है, इसको खींच रही है,
लेकिन मैं इस बुक को आसानी से ऊपर उठा सकती हूँ। ओके, कैसे? कौन ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, अर्थ या मैं? ऑफ कोर्स मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया अर्थ के अगेंस्ट, इसलिए मैंने बुक को ऊपर उठा लिया। अर्थ का जो फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स, वो बहुत वीक फोर्स है। की रेंज कितनी होती है? इनफाइनाइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ कितनी होती है? 10⁻⁻39। इतना वीक फोर्स होता है। आगे चलते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियस में दो तरह के फोर्स होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे लगता है और रिस्पॉन्सिबल होता है डीके प्रोसेस के लिए। जब भी अल्फा डीके, बीटा डीके, रेडिएक्टिव डीकेज हो रहे होते हैं तो वहां पे एक वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स से स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन वीक होता है। वेरी शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियस के अंदर लगता है। न्यूक्लियस कितना छोटा है, एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर और न्यूक्लियाई की 10⁻⁻15 मीटर। तो इस रेंज के अंदर हमारा फोर्स लग रहा होता है, तो वेरी शॉर्ट रेंज होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻⁻13, इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है लेकिन फिर अभी भी वीक है। ओके, नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज बॉडीज पे लगता है। आपने सुना है प्लस प्लस रिपेल कर रहे होते हैं, प्लस माइनस अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों तरह का हो सकता है। रेंज इनफाइनाइट होती है। रिलेटिव स्ट्रेंथ 10⁻², 10⁻13 से बढ़कर 10⁻² पे आ गया, यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा ये देखिए आप। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियॉन्स पे लगता है एंड इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है, बहुत शॉर्ट रेंज न्यूक्लियस के अंदर लगता है और रिलेटिव स्ट्रेंथ 1 मैक्सिमम। ओके, रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब हम इसको मैक्सिमम में ज्यूम करते हैं और उसके कंपैरेटिवली ये कितना स्मॉल है, उसके कंपैरेटिवली ये कितना स्मॉल है, उसके कंपैरेटिवली ग्रेविटेशन कितना स्मॉल है, वो लिखा जाता है। ओके, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कैसे है न्यूक्लियर फोर्स? आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। सारे प्रोटॉन्स कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो सब में कौन सा फोर्स लगना चाहिए? इलेक्ट्रिक रिपल्शन, कूलम रिपल्शन। तो सारे फोर्स, क्योंकि वो रिपल्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग है, सारे के सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे के साथ इतने छोटे से न्यूक्लियस में बाइंड रह जाते हैं। उसका रीजन है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कि वहां पे उन पे कूलम रिपल्शन से ज्यादा लग रहा होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो उनको अट्रैक्ट करके रखता है। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं होगा, और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट नहीं होगा तो हमारी सोसाइटी कैसे ग्रो करेगी भाई? अगर सोसाइटी में आज भी न्यूज़पेपर ही सिर्फ कम्युनिकेशन का मोड होता, आपके पास मोबाइल, टीवी, टेक्नोलॉजी जैसा कुछ नहीं होता, तो कैसी होती हमारी सोसाइटी? ग्रो करती नहीं। लाइट, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, ट्रांसपोर्ट में देखेंगे एरोप्लेन, रॉकेट तक हमने बना लिए हैं। आर्किटेक्चर, ब्रिजेस, कितने तरह के ब्रिजेस बना लिए हैं हमने, कहाँ कहाँ पे हम पहुँच गए हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सारे मोड्स हैं हमारे पास, टीवी, एफएम, मोबाइल, सब चीज़ें। मोबाइल ने तो हमारी दुनिया हमारी मुट्ठी में कर दी है, ठीक है। तो फिजिक्स हमारी क्या करती है? टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करती है। जैसे पहले हम ओल्ड फोन्स पे बात किया करते थे, लैंडलाइन फोन्स जो होते थे वायर वाले, फिर धीरे धीरे हम वायरलेस पे आए, फिर धीरे धीरे हम छोटे मोबाइल्स पे आए, फिर हम टच स्क्रीन मोबाइल्स पे आ गए, ठीक है। सो ये हमारी क्या कर रही है? टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है। टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है तो हमारी सोसाइटी भी क्या करती है? ग्रो करती है। ये तीनों के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। आगे से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। हमारे इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस क्रिएट नहीं करता है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस, उसको हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।